ओके, हमने देख लिए थे कुछ क्वेश्चन सेट 2020 के जो कि कॉम्प्रिहेंशन के थे। अब देख लेते हैं आगे कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 21। क्या कहता है 21? विच ऑफ द फॉलोइंग असम्पशंस के बारे में बात कर रखी है, ठीक है। पहला कहता है रिलाइंग ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द लॉन्ग रन इज नॉट एन इकोनॉमिकल साउंड पॉलिसी। इकोनॉमिक साउंड पॉलिसी नहीं है, ये तो अच्छी बात है। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, फ्यूचर में फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे और फ्यूचर में ही क्यों, अब भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे रिलाई करना, दूसरों पे रिलाई करना इज नॉट अ गुड सॉल्यूशन। तो इसका मतलब स्टेटमेंट नंबर क्या हो गया? 1 आपका क्या हो गया? करेक्ट स्टेटमेंट हो गई। करेक्ट स्टेटमेंट आपको पता चला, ये गया, ये गया। उसके बाद देख लो दूसरा क्या कह रहा है। पॉलिसीज मस्ट बी अंडरटेकन टू रिड्यूस वोलेटिलिटी इन फॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। हमें क्यों वोलेटिलिटी को रिड्यूस करना है? वोलेटिलिटी को अगर मैं हिंदी में कहूँ चपलता, चपलता क्या होती है मुझे नहीं पता। वोलेटिलिटी मतलब जो भी रिस्क होते हैं उनको क्यों रिड्यूस करना है आपको? क्योंकि जब आप लॉन्ग रन में कह रहे हो, पहले में कह रहे हो इकोनॉमिक साउंड है ही नहीं, तो फिर दूसरे में क्यों आपको रिड्यूस करना चाहेंगे? ऐसी पॉलिसीज क्यों करेंगे आप? ठीक है, फिर देख लेते हैं। पॉलिसीज मस्ट बी अंडरटेक टू स्ट्रेंथन डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। तो ये सही है ना कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट इकोनॉमिक साउंड नहीं है, तो फिर उसके लिए तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। इसलिए ऐसी पॉलिसीज अपनाई चाहिए जो कि आपकी डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को स्ट्रेंथन कर रही है। इसका मतलब 3 भी आएगा। 1 एंड 3 कहाँ पे आता है? ऑप्शन नंबर बी में। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। फिफ्थ देख लेते क्या है। सब्सटैंशियल पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन और हेल्थ शुड बी अंडरटेकन। तभी तो बनेगी, तभी तो पूरी तरीके से इन्वेस्टमेंट होएगी। इसका मतलब फिफ्थ वन है। फोर्थ कह रहा है पब्लिक इन्वेस्टमेंट को प्रायोरिटी देनी चाहिए और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। और सरकार क्या कर रही है? सरकार डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है ना, यानी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है। तो आप ऐसा कैसे कह सकते हो? आ जाते हैं आपके पैसेज में। पैसेज क्या कहता है? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन जनरल इज वोलेटाइल, यानी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, चाहे फॉरेन वाली हो चाहे डोमेस्टिक हो, दोनों ही वोलेटाइल होती है। फॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इज मोर वोलेटाइल बिकॉज द अवेलेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट avenues आर सिग्निफिकेंटली ग्रेटर, देयरफॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट कैन नॉट बी लेफ्ट टू द एफडीआई। इसलिए नहीं करनी चाहिए, एफडीआई पे नहीं छोड़नी चाहिए वो जिम्मेदारी, इसलिए इकोनॉमिक साउंड नहीं है। द करंट एफडीआई इनफ्लो आर वोलेटाइल ओवर टाइम एंड अक्रॉस सेक्टर्स एंड रीजन व्हिच इज द नेसेसरी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ देयर सर्च ऑफ द हाईएस्ट रिटर्न। यानी एफडीआई में लोग वहां कहाँ इन्वेस्ट करना चाहेंगे ये लोग? जहाँ पे उनको हाई रिटर्न मिलता होगा। उनको थोड़ी ना मतलब है हेल्थ सेक्टर से, उनको थोड़ी ना मतलब है एजुकेशन सेक्टर से, अनलेस एंड अनटिल उनको रिटर्न ज्यादा ना मिले। The adverse consequences are unstable employment and accentuating the of income and regional inequalities. A probable positive consequences of foreign investment is the inflow of new technology and its subsequent diffusion. However, the technology diffusion is not at all certain because existing state of physical and human capital in India may prove inadequate. अगर inadequate है तो भाई उसी को adequate करने के लिए आपको क्या चाहिए? हेल्थ और एजुकेशन चाहिए। यही तो है, फिजिकल और ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर है आपका 22। 22 क्या कहता है? आपको बताना है मोस्ट रेशनल प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन बतानी है इंडिया के लिए क्या होगी। ठीक है जी। पहले स्टेटमेंट क्या कहते हैं? इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर शुड बी अंडरटेकन। इंटरलिंकेज ऑफ रिवर होनी चाहिए। ओके। दूसरा कह रहा है नेटवर्क ऑफ डैम एंड कनाल शुड बी बिल्ट अक्रॉस द कंट्री फॉर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। अब देखो ये दोनों स्टेटमेंट एक साथ आएंगे। इंटरलिंकिंग करने के लिए आपको डैम भी बनाने पड़ेंगे, कनाल भी बनाने पड़ेंगे, दोनों एक साथ आएंगे। ओके। तीसरा देखो फार्मर शुड बी प्रोवाइडेड इजी लोन फॉर डिगिंग बोरवेल। हमने अभी तक मैसेज नहीं पढ़ा है, अब पता नहीं उसके बारे में किसके बारे में बात करें, बट जनरली सोचो अगर लोगों को, किसानों को इजी तरीके से लोन मिल गया, यानी उनको अगर मान लो किसी बिना इंटरेस्ट रेट के उनको लोन दे दिया कि तुम कुएं खोदो, तो फिर वो तो भाई आज के टाइम पे वैसे ही आपको कितना पता है वाटर रिचार्ज वैसे ही कम हो रहा है आपका, और जो वाटर लेवल है वो भी कम होता जा रहा है। तो उस पर आप और बोरवेल खोदोगे तो फिर वो तो और गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 एलिमिनेट होते ही ये आपके आ जाते हैं 2, 4th, सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ। फोर्थ कहता है और 1 एंड 2, अब दो ही ऑप्शन बचते हैं। यूसेज ऑफ वाटर फॉर एग्रीकल्चर शुड बी रेगुलेटेड बाय लॉ। ठीक है जी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवर वाटर अमंग रीजन शुड बी रेगुलेटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। और आपको पता है वाटर वाला सिस्टम कहाँ का आता है? स्टेट लिस्ट में आता है। स्टेट लिस्ट में आता है तो यूनियन कैसे करेगी? एक तो आपकी जीएस की नॉलेज अप्लाई होगी, यहीं से क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाता है। पर फिर भी देखो आपके पैसेज में भी देख लेते हैं एक बार कि ये कहता क्या है। ठीक है,
Many opportunity to harness and highly skilled seasonal special distribution है मानसून फ्लो की which will occur 4 month में ही आता है. Since these 4 months account most of the rainfall, consequent fresh water availability, the need for holding rainwater in reservoir for subsequently releasing it for the use over the air, it is necessary. Nobody can afford to overlook. Climate change will continue to affect weather condition, create water shortage and excess. While millions कहाँ गया suffer from drought and food water is in countries many river flow यूटिलाइज. ये कह रहा है ना कहीं पे ड्रोट होगी, कहीं पे सूखा होगा, कहीं पे बाढ़ होगी और कहीं पे ऐसे रिवर है जहाँ पे वाटर अनयूटिलाइज तरीके से जा रहा है एंड डिस्चार्ज हो रहा है समुद्र में हर साल. तो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा. अब इसने कहीं भी नहीं कहा सॉरी अब इसने कहीं भी नहीं कहा कि आपकी जो है यूनियन गवर्नमेंट को मतलब यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवर वाटर जो है रेगुलेट होना चाहिए. इसका मतलब ये खत्म हो जाता है. ना इसने कहा कि जो एग्रीकल्चर के लिए पानी है उसको किसी भी रूल की जरूरत होती, ना उसने कहा कि फार्मर्स को इजीली लोन दो. वो सिर्फ ये कह रहा है कि कहीं पे पानी बहुत एक्सेस है, कहीं पे पानी बहुत कम है. इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब तुम्हें इंटरलिंकेज करना पड़ेगा. इंटरलिंक करोगे तो तुम्हें डैम बनाने पड़ेंगे, यानी ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों एक साथ आएंगे और ऑप्शन नंबर 1 और 2 इज योर करेक्ट आंसर. ठीक है. अब आ जाते हैं असम्पशंस पे. क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है. देखो लोअर टैक्स रेट इन अ कंट्री इनवेरिएबली ट्रांसलेट इनटू हायर इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन. अगर इंटरेस्ट रेट अगर टैक्स रेट कम है तो टैक्स रेट कम होने से क्या लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे ज्यादा एजुकेशन में, ऐसा होगा. ये तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है. क्या पता भाई कहीं और इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उनको हेल्थ में ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या फिर कहीं और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी है, ऐसा जरूरी थोड़ी है. ये इंश्योरिटी थोड़ी है. इन्होंने कहा ना लोअर टैक्स रेट इन ए कंट्री इनवेरिएबली होगा होगा वो चीज ऐसे होगी, ट्रांसलेट हो जाएगी ग्रेटर इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन. ये पॉसिबल नहीं है, हमेशा जरूरी नहीं है. ये गया. अब बचा 2 या 3. इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन इंश्योर करती है देयर इकोनॉमिक फ्रीडम. कितने ही ऐसे बच्चे हैं पढ़े लिखे हैं जो जॉब नहीं करते, तो उनकी इकोनॉमिक फ्रीडम कैसे इंश्योर हुई, नहीं हुई ना. इसका मतलब 2 भी गया. आंसर निकल के आ गया ऑप्शन नंबर 3. इकोनॉमिक फ्रीडम हैज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट है ऑन बिल्डिंग अप ह्यूमन कैपिटल. पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, ऑब्वियस सी बात है. जहाँ पे लोग पढ़े लिखे होते हैं, बच्चे और ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है, उनका अच्छे से विकास हो सकता है, ह्यूमन कैपिटल में चेंज हो सकते हैं, जो कि एक मिथ्या भ्रम है. पैसेज नंबर 3 कहता है पीपल विल इन्वेस्ट इन एजुकेशन वेन एवर दे आर ग्रांटेड द इकोनॉमिक फ्रीडम टू फुली एंजॉय इट्स बेनिफिट. उनको इकोनॉमिक फ्रीडम दी जाती है तब वो इन्वेस्ट करते हैं. टैक्स रेट कम होता है तब इन्वेस्ट नहीं करते, ये गलत हो गया. अगेन दिस इज ऑब्वियस रीजन दैट द रिटर्न ऑफ एजुकेशन इंक्रीजेज एज लेवल ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम राइजेस. इंटरेस्ट इंक्रीज होगा, रिटर्न इंक्रीज होगा जैसे ही आपकी इकोनॉमिक फ्रीडम राइज होगी. व्हेन पीपल thanks to lower tax rate are allowed to retain most of the higher education that they gain from each incremental level of education, it makes eminent sense to invest in education. यानी सेंस बनाती है कि एजुकेशन में इन्वेस्ट होगा, बट वो प्रूफ नहीं करती कि ये चीज होगा ही होगा. ऑन द अदर हैंड व्हेन द गवर्नमेंट डिसाइड टू टैक्स द हायर इनकम ऑफ एजुकेटेड इंडिविजुअल एट हायर रेट, इट मेक वेरी लिटिल सेंस टू इन्वेस्ट इन एजुकेशन oneself further. The same incentives apply to parents who decide to whether to invest in their children's education. ठीक है, यानी वो उनको डिसाइड करने की पॉसिबिलिटी तो बढ़ा देती है कि अगर पैसा ज्यादा बचेगा तो भैया आप अच्छे स्कूल में कराओ, लेकिन इससे इंश्योरिटी थोड़ी होती है कि ऐसा होगा ही होगा. अगला क्वेश्चन है मोस्ट लॉजिकल और क्रूशियल मैसेज के बारे में बात कर रहे हैं. पहला, अर्बन लोकल बॉडीज मस्ट रिकवर कॉस्ट थ्रू यूजर चार्जेस से उनको अपनी कॉस्ट रिकवर करनी चाहिए. ठीक है जी, हो सकता है, देख लेते हैं. अर्बन लोकल बॉडी आर नॉट एफिशिएंट इनफ टू मीट द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ आवर सिटी. वो एफिशिएंट नहीं है पूरी तरीके से. ओके जी. वाटर शॉर्टेज इन आवर सिटीज इज अ पेरिनियल प्रॉब्लम दैट कैन नॉट बी सोल्व. नेगेटिव स्टेटमेंट है, बिल्कुल हो ही नहीं सकती, सोल्व नहीं होगी, ऐसा थोड़ी है, हो सकती है. अभी तो पीछे देखा, इंटरलिंकेज करो और डैम्स और कैनाल बना लो. In view of the water crisis in our city, there is an urgent need to limit the population of city. Population को लिमिट कर दो, चाइना थोड़ी है. ये भी गया. अब बचा 1 और 2 से ही पता चल जाता है कि सेकंड कह रहा है आपका नेगेटिव स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहा है और दूसरा वो मैसेज के बारे में बात कर रहा है. लॉजिकल मैसेज क्या होगा, तो मैसेज तो आपकी फ्यूचरिस्टिक यानी सोल्यूशन बेस्ड होना चाहिए ना. नेगेटिव स्टेटमेंट मैसेज थोड़ी होगा. ठीक है, इससे क्या मैसेज मिलेगा कि वो एफिशिएंट नहीं है. तो आपका सीधा आंसर निकल के आ जाता है ऑप्शन नंबर 1. बट फिर भी देख लेते हैं कि अगर मान लो थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूजन होता है कहाँ पे क्या है.
Our local body cannot possibly ensure sustainable delivery of water in our city unless financial mechanism are put place. वो तब तक नहीं कर सकती जब तक उनको फाइनेंशियल मैकेनिज्म नहीं होगा। तो क्या है वो फाइनेंशियल मैकेनिज्म ही तो आपको लेके आना है। तो कैसे करोगे, चार्जेस लगाओगे। वाटर डिलीवरी रिक्वायर हैवी इन्वेस्टमेंट इन कलेक्टिंग इट्स फ्रॉम ए नेचुरल सोर्सेज, ट्रीटिंग इट to make it portable, laying a distribution network of pipes for delivery of the user. It also requires investment in sewage infrastructure and sewage treatment plants so that the sewers can carry the waste water to the plant to ensure that no untreated sewage is discharged back into the natural water bodies. If our cities were rich enough, अगर ये होती ना, अगर वो rich enough होती to meet the entire cost, तो भाई वो cost कहाँ से आएगी, यूजर से आएगी। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 24 इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर देख लो, 25 है। अच्छा, इसी पैसेज का ही क्वेश्चन है ये। रिच सिटीज ओनली कैन बी एंश्योर सस्टेनेबल डिलीवरी ऑफ वाटर, केवल अमीर शहर ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। सस्टेनेबल डिलीवरी ऑफ वाटर इन सिटीज मीन्स मच मोर देन सप्लाइंग ऑफ वाटर टू हाउस होल्ड। अभी तो देखा उसमें क्या था, उसमें पाइपलाइन आपको बिछानी है, वाटर को साफ भी आपको करना है, फिर वेस्ट वाटर को भी ध्यान देना है कहाँ पे क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 26, अजम्पशंस के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, पहला देखो, स्ट्रक्चरल और रूरल ट्रांसफॉर्मेशन इज इम्पॉसिबल व्हेन फार्म्स आर मेनली स्मॉल एंड मार्जिनल। ये इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल तो दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो ये गया ऑप्शन नंबर 1 गया। अब देखो, एक गुड प्राइस इंसेंटिव कैन ट्रिगर इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। अगर प्राइस इंसेंटिव मिलेगा जैसे एमएसपी, तो भाई इन्वेस्टमेंट हो सकती है, हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। इसलिए डी ऑप्शन गया। अब बचा ये कि या तो 4 ठीक है या 3 ठीक है। इंडिया नीड टू बिल्ड वैल्यू चेन फॉर हाई वैल्यू एग्री प्रोडक्ट लाइक लाइफ स्टॉक एंड हॉर्टिकल्चर। तो भाई इसके लिए भी उसको वैल्यू चेन प्रोवाइड कराना चाहिए। लेकिन ना जीएस में भी ये क्वेश्चन था, जैसे वियतनाम का क्वेश्चन पूछा था, वियतनाम से रिलेटेड था। तो उसमें ये था कि वियतनाम ने वैल्यू चेन बनाया है एक्सपोर्ट के लिए बेसिकली। ठीक है, तो उसी तरीके का कुछ है। अब देखो, फोर्थ कह रहा है, हायर ग्लोबल प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटी आर एसेंशियल फॉर इंडियाज पॉवर्टी रिडक्शन। के लिए आपको हायर एग्रीकल्चर कमोडिटी प्राइस चाहिए। तो ये भी गलत है, जरूरी थोड़ी है, खरीदेंगे ही नहीं लोग, फिर क्या करोगे। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 आपका करेक्ट आंसर आ जाता है। देख लेते हैं। इन इंडिया एग्रीकल्चर स्टिल एंगेज अबाउट हाफ ऑफ द वर्कफोर्स एंड अबाउट 85% ऑफ इट्स फार्म आर स्मॉल एंड मार्जिनल compared to China, Vietnam, which have experienced fast structural and rural transformation. India's स्टोरी इज ऑफ स्लो ट्रांसफॉर्मेशन। इसने कहा ना हमारी स्लो ट्रांसफॉर्मेशन है, बट ऐसा थोड़ी है कि इम्पॉसिबल है। एज अ रिजल्ट पॉवर्टी रिडक्शन जो होता है एट मच लोअर पेस हुआ ड्यूरिंग 1988 से 2014 कंपेयर टू चाइना एंड वियतनाम। इंडियाज पॉवर्टी रिडक्शन वाज स्लो ड्यूरिंग 1988 टू 2005, बट ड्यूरिंग 2005 टू 2012 is accelerated dramatically, almost 3 टाइम हुआ। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या किया हमने। रिसर्चर रिवील दैट द रिलेटिव प्राइस सिनेरियो चेंज सिग्निफिकेंटली। रिलेटिव प्राइस यानी कि इंसेंटिव मिला उनको in favor of agriculture in wake of rising global prices. This boost private investment in the agriculture by more than 50%। भाई ऐसा होगा तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी ना, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, एज अ रिजल्ट एग्री जीडीपी ये इतना टच कर गई, इधर नेट सरप्लस इतना हो गया, और ये इसका मतलब ये होगा। इसका मतलब आपको वैल्यू चेन की जरूरत है और नए इंसेंटिव देने की जरूरत है। ऑप्शन नंबर 2 और 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अब देखो, अच्छा 27 बीसी पैसे से है। बेस्ट रिफ्लेक्ट और क्रिटिकल मैसेज की बात कर रहे हैं। इंडिया शुड क्रिएट लार्ज स्केल ऑफ फार्म रूरल एम्प्लॉयमेंट टू रिड्यूस पॉवर्टी नियर फ्यूचर। हमें लार्ज स्केल ऑफ फार्म, जब हमारे छोटे हैं तो हम लार्ज स्केल कैसे क्रिएट कर लेंगे। इंडिया शुड क्रिएट ए लार्ज नंबर ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज। कंपनी बनाते रहो, कुछ करना धरना तो है नहीं। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर शुड बी गिवन प्रायोरिटी ओवर पब्लिक इन्वेस्टमेंट। पब्लिक इन्वेस्टमेंट की बजाय प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को एग्रीकल्चर में देना चाहिए। अगर ऐसा होता तो फार्म बिल को क्यों अपोज किया जाता। इंक्लूसिव एग्रीकल्चर ग्रोथ इज की टू रिड्यूस पॉवर्टी। इंक्लूसिव एग्रीकल्चर ग्रोथ, कुछ ऐसे वर्ड्स ही होते हैं जो आपके सिलेबस में मेंशन है। अगर वो वर्ड आएंगे तो ऑब्वियसली बात है भाई आंसर में जाएगा ही जाएगा। अब इसके लिए थोड़ी, अब इंक्लूसिव एग्रीकल्चर ग्रोथ का मतलब क्या है, आपको लोगों को इंसेंटिव भी देना पड़ेगा, आपको वैल्यू चेन भी बढ़ानी पड़ेगी, आपको क्या कहते हैं उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना पड़ेगा कि भाई जो भी पेरिशेबल गुड्स होते हैं आपकी वो जल्दी मार्केट तक जाए। फिर ग्लोबल लेवल पे भी आपको अच्छी सप्लाई करानी पड़ेगी। ठीक है, तो इसी तरीके से अब ओके, ये एक वो हो गया। अब जो बाकी बचे क्वेश्चन है ना, वो अगले उसमें वीडियो में देख लेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।